नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र कुमार दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को अभी भली प्रकार से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक समझ विकसित करने का इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। और 2 लेक्चर्स इसमें हो गए हैं जिसमें हम देखें जल्दी जल्दी जो अभी पिछली 2 क्लासों में पढ़ाया है उनको हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। भूमिका हमने देख ली है कि कब खोजी, कहाँ खोजी, कैसे खोजी, किस प्रकार खोजी, सारी बात कल के वीडियो इससे पहले वाले भी यूट्यूब पे है, उसके बाद वाले भी जो सेकंड लेक्चर लिया है उसमें भी अवेलेबल है। उत्पत्ति संबंधी जो मत है वो भी अच्छी तरीके से बता दिए गए हैं। पहली क्लास जो हुई है उसके अंदर आपको डिटेल से किया गया है और कल वाली क्लास के अंदर जो है आपको रिपीट भी बता दिया गया है। कालक्रम भी अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले जो कल हमने जो स्थल पढ़ा, जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसके पढ़ने का हमारा तरीका ये था कि हमने पूरे जो भारतवर्ष में जो स्थल थे उनको उनके राज्य के अकॉर्डिंग लिया, जिलों के अकॉर्डिंग लिया। ऐसे ही आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था उसको भी हमने देखने का अच्छे से प्रयास किया। उत्तरतम स्थल देखा, दक्षिणतम स्थल देखा, पूर्वी स्थल देखा, पश्चिमी स्थल देखा, सारे स्थल देखने का हमने प्रयास किया। अभी मैं वापस रिपीट भी करूँगा। साथ ही साथ हमने जो पाकिस्तान, जो पंजाब, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत है, उनके अंदर कौन कौन से स्थल थे वो भी देखने का प्रयास किया। और आपके जो अफगानिस्तान में जो स्थल थे, शर्तुगोई, और जो एक और स्थल है आपके वहाँ पर मुंडी गार्क, वो भी देखने का हमने इसके अंदर प्रयास किया। ऐसे हमने इनको देखने का प्रयास किया। अभी मैं एक बार वापस जल्दी से जल्दी आपको रिपीट कराने का प्रयास कर दूंगा। और इसी के क्रम में हमने जो मोहनजोदड़ो है, सॉरी आपके हड़प्पा जो सभ्यता का जो पहला स्थल है वो देखने का अच्छे से प्रयास किया। अब उसके बाद में जो हम देखने का प्रयास करेंगे मोहनजोदड़ो के बाद में, आज हड़प्पा के बाद में जो हम देखेंगे मोहनजोदड़ो आज देखेंगे, तो मैं 2 से 3 मिनट के बीच में जो आपका कल पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए, हाँ, ये ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी थोड़ा जोड़ दिया है, बस इसके अंदर एक चीज़ रह गई है कि नक्शे के आधार पे हमें जो स्थल है वो चिन्हित करने हैं। वो मैं एक बार अच्छे से जब इनको पूरा कर दूंगा तब आपको तसल्ली से, आप इसको फिलहाल दिमाग में बिठा के रखिए कि ये यहाँ है। फिर इसका जो चिन्हीकरण और जो भौगोलिक रूप से जो मैप को भरते हैं वो वाला काम शेष रहेगा, उसको भी कर देंगे। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता के 40 वर्ष के बाद में, मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान की स्वतंत्रता जबकि एक साथ थी, तो 40 स्थल पहले थे और बाद के अंदर जो है 74 वर्षों में 28 स्थल पाए गए। अफगानिस्तान में मुंडीगाक अफगानिस्तान में ही शोरतुगई सबसे उत्तरतम स्थल है। शोरतुगई आपके जो हमारी सभ्यता है, सबसे बड़ी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे उत्तरतम स्थल है शोरतुगई। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, सिंध प्रांत के अंदर और पंजाब प्रांत के अंदर। तो पंजाब प्रांत के अंदर हमने हड़प्पा को देखा। डेरा इस्माइल खां हमारे अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल हड़प्पा ही है एक जो हमको पढ़ना है। डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी और उसके बाद चकपुर बानेसियाल, उसके बाद है गुमला, फिर जलीलपुर। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो को आज हम जो क्लास है उसमें कंप्लीट करेंगे। दो ही ये सभ्यता है जो हमें पढ़नी है आज, उसके बाद हम आगे की देखेंगे, लोथल वगैरह। कोट दीजी आमरी, सिंध प्रांत में, अली मुराद और जुडेर जोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर है। बलूचिस्तान में सुत का गेंडोर जो पूर्वतम स्थल है, उसके बाद सोत का कोह, उसके बाद बालाकोट और डाबरकोट, ये बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो प्रमुख स्थल है हमने पंजाब में देखना है। चलिए इधर से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के देमाबाद में जो दक्षिणतम स्थल है, महाराष्ट्र का जो देमाबाद है वो दक्षिणतम स्थल है, प्रवरा नदी के ऊपर है। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जो इसका पूर्वतम स्थल है। सभ्यता का जो पूर्वतम स्थल है मेरठ के अंदर वो आलमगीरपुर है। उसके बाद बड़गांव उत्तर प्रदेश में, हुलास उत्तर प्रदेश में, सनौली उत्तर प्रदेश में, मांडी उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, कालीबंगार राजस्थान में, कच्छ के रण में, देसलपुर सुरकोतड़ा धोलावीरा और आपके धोलावीरा, कच्छ के गुजरात में, कच्छ गुजरात में, सुरकोतड़ा कच्छ गुजरात में, धोलावीरा कच्छ गुजरात में, खंबात की खाड़ी में लोथल खंबात की खाड़ी आपके गुजरात में। उसके बाद रंगपुर खंबात की खाड़ी गुजरात में, कुंतासी आपके खंबात की खाड़ी गुजरात में,
भोगत्रार गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित है। मालवण खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। मालवण खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। उसके बाद है रोजदी, जो कि खंभात की खाड़ी में गुजरात में स्थित है। हरियाणा में बनवाली है, बनवाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, इनको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। कुनाल हरियाणा में, मित्ताथल हरियाणा में, सिसवल हरियाणा में और बालू हरियाणा में। उसके बाद रोपड़ पंजाब में, कोटला निहंग पंजाब में, संघोल पंजाब में, चक छियासी पंजाब में और बाड़ा पंजाब में। इसको हमने कल देखा था। बार बार इसलिए बताया जाता है कि मिलान कराने वाले सवाल बहुत सीधे सवाल गलत कर जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए बेसिक से पढ़ाने की जरूरत आन पड़ रही है। इस तरह के फॉर्मेट में आप बता के देखिए, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग पढ़ाते हैं, बार बार बोलते हैं, बहुत मतलब 3-4 बार 4 बार बोलते हैं, क्योंकि आप इसको लेक्चर्स को सुनते हैं, इसलिए एक शब्द को 3-3 4-4 5-5 बार बोलना पड़ता है, इसलिए आप थोड़ा सा दोहराव पे भी ध्यान दीजिए। उसके बाद में हमने इसका विस्तार देख लिया। विस्तार के बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा के बारे में बात की थी। जो हड़प्पा के बारे में बात की थी आपके, हड़प्पा में सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से जो स्थल हैं, कौन कौन सी संस्कृतियाँ पाई गई थी, तो ये देख लिया था हमने हड़प्पा में। ये धोती पहने हुए एक व्यक्ति की जो है वो मूर्ति मिली है। ये यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली है। ये मातृ देवी, जिसे हम शाकंभरी देवी कहते हैं, वो मिली है। और पिछली बार हमने आपको देखा था ये ग्रेनरी मिली है, मतलब एक आपके अन्नागार जो मिला है, अन्नागार यहाँ भी मिला है। अन्नागार आज हम मोहनजोदड़ो में भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो तांबे का जो ये मिरर है वो मिला है। इस प्रकार से नग्न एक जो तांबे की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। बहुत सारी मोहरें हैं, मोहरों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल एक मोहर जो है जिसे प्रोटाशिवा कहते हैं, हड़प्पा में अभी हम मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे, उस ही को देखना है, बाकी मनमान सारी मोहरें देखनी नहीं है। एक यूनिकॉर्न की मोहर है, उसके बाद स्वास्तिक के चिन्ह वाली मोहर भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो को आज हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट रूप में बता दूं कि ये सभ्यता का विस्तार है। मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब और अखनूर, यानी कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर मांडा स्थान है जो कि अखनूर जिले में स्थित है। पूर्वी स्थान जो है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के पास में है, यूपी में मेरठ में स्थित है, यूपी में मेरठ में स्थित है। दक्षिण में देमाबाद, प्रवरा और जो आपके महाराष्ट्र में अहमदनगर में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में देमाबाद स्थान पर जो दक्षिणतम स्थान है इस सभ्यता का, वो प्रवरा नदी के ऊपर है। उसके बाद जो सुतका गेंडोर है दशक नदी के ऊपर स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है और मकरान प्रांत के अंदर ये देखने को मिलता है। हमने ये इसके अंदर आपको बता दिया। अब जो बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सर्वाधिक मोहरों के बारे में अगर बात करें, अगर संख्या में अगर मोहरों की बात करें कि भाई मोहरें मिली है सर्वाधिक संख्या में, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा का स्थल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो आपके सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली है। लेकिन आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक संख्या में अभिलेख युक्त मोहरें, मतलब जिनके ऊपर फोटो भी लगे हुए हों और कुछ चिन्ह भी लगे हुए हैं, ऐसी मोहरें कहाँ पाई गई हैं, तो मोहन जी के जेम में, यानी कि मोहन जी के जेम में, अर्थात कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मोहन जी की जेम में यानी कि मोहनजोदड़ो में पाई गई है। अब देखते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर किस किस प्रकार के वो जो है उपज मिली है। तो गेहूं मिला है, गेहूं से परिचित थे। जौ मिला है, बाजरा मिला है, तिल मिला है। तो हड़प्पा जो स्थल है आपके उसमें गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, गेहूं, जौ, बाजरा और तिल के साक्ष्य मिले हुए हैं। हमने देखा हड़प्पा के जो पूर्वी टीला है उसके उत्तरतम में, दक्षिण में माउंट एबी और उत्तर में माउंट एफ नाम से जो आपके टीले पाए गए हैं, श्रमिक आवास पाए गए हैं। अब इसके साथ साथ ही देखेंगे तो यहीं पर R37 और H कब्रिस्तान संस्कृति जो है वो हड़प्पा स्थल में ही पाई गई है। R37 और H कब्रिस्तान का स्थल वो यहीं पाए गए हैं। जो दफनाने की परंपरा है उसके साथ शव है, शव के साथ बकरा मिला है और साथ ही साथ यहाँ पर लकड़ी का ताबूत मिला है। ऐसा हमें हड़प्पा स्थल में देखने को मिलता है। एक इक्का गाड़ी मिली है जो हमने आपको फोटो में भी दिखा दी है, इक्का गाड़ी मिली है जो हड़प्पा स्थल को देखने को मिलती है। शाकंभरी देवी की जो मूर्ति है जो उर्वरा देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो चित्र दिखाया अभी आपको, वो हड़प्पा स्थल में ही देखने को मिलती है। शंख का बेल हड़प्पा स्थल में देखने को मिलता है। एक शंख है, उसका एक बेल बना हुआ है। पूछ ले परीक्षा में शंख का बेल कहाँ मिलता है, तो आपके हड़प्पा स्थल में मिलता है। उसके बाद एक वो आपके सील है, उस सील के ऊपर या सिक्का है, उसके ऊपर जो गरुड़ है उसके पंजों के अंदर जो सर्प की आकृति है वो हड़प्पा स्थल में देखने को मिलती है। एक गरुड़ है, उसने जो सर्प है उसको अपने पंजों में रख रखा है। ऐसी आकृति हमें हड़प्पा स्थल में देखने को मिलती है। और यहाँ पर मिरर की बात बताई दिया मैंने आपको, यहाँ पर तांबे का बना हुआ मिरर मिलता है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जो हैं हड़प्पा में, जो चबूतरे हैं वो ईंटों के बने हुए मिलते हैं, ईंटों के बने हुए मिलते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक ये है
कि अभी थोड़ी सी जो लाइट है वो डिले हो चुकी है, लेकिन देखते हैं क्लास कहाँ तक होती है अपलोड, देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे कि ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं। हड़प्पा में जो है वो मेकअप के किट यानी मेकअप का या प्रसाधन सामग्री यहाँ पर देखने को मिलती है, मेकअप किट मिलती है। मेकअप का जो किट है वो कई जगहों पे हमारे को सिंधु घाटी सभ्यताओं में या हड़प्पा सभ्यताओं के जो अन्य स्थल हैं वहाँ भी हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद है फिशरमैन की पिक, यानी कि एक जो मछुआरे हैं जो कि उस टाइम पे जो रावी नदी थी उसमें जो रावी नदी के तट पर बहुत सारे जो फिशरमैन हैं वो देखते हैं। उसके बाद धोती पहनने वाले व्यक्ति की मूर्ति आपको हड़प्पा स्थल से देखने को मिलती है। अन्नागार 6 प्रकार की रुएं थी, अभी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो गठिया रोग के साक्ष्य हैं आज मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे। जो मोहनजोदड़ो के अंदर होगी वो आपकी मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि मलेरिया रोग मोहनजोदड़ो में मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ एक ही हमारा प्रयास है शॉर्टेस्ट फॉर्म में चीज़ों को दिखाने का। कहानी के रूप में बता दिया, कहानी के रूप में समझ गए आप। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको लेक्चर्स को थोड़ी सी जब लाइट आ जाएगी उसको दोबारा शुरू करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, तो साथ ही थोड़ा तकनीकी कारणों से लाइट जा चुकी थी तो वो आ गई है। हम देख रहे थे अभी यहाँ पर हड़प्पा स्थल जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले बताया था। जो स्थल थे जिसमें हम हड़प्पा के जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा का स्थल है उसको देख रहे थे। हड़प्पा स्थल जिसमें गेहूं जो बाजरा तिल मिल चुके हैं, जैसा देख लिया है हमने। शाकंभरी देवी देख ली है, शंख से बना हुआ बेल, सर्प, गरुड़। गरुड़ जो है वो सर्प को पंजों में दबाया हुआ है। इसका ये मिरर जो आपके तांबे का मिरर है, जो उसका मिरर है वो मिला है यहाँ पर। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, मेकअप का सामान है, फिशरमैन जो है उनकी चित्र मिली हुई है। और छोटी मतलब धोती वाली मूर्ति है, धोती वाली मूर्ति अन्नागार जो है वो 6-6 पंक्तियों में देखने को मिले हैं। गठिया रोग यहाँ मिला है। इक्का गाड़ी, R37 कब्रिस्तान जिसे संस्कृति भी कहते हैं। शव जो मिला है, शव के साथ बकरा, बकरे के साथ में शव दफनाने की परंपरा, लकड़ी के ताबूत जो कि हड़प्पा स्थल से, और इस तरह की बातें हमने थोड़ी देर पहले कर ली थी। दोबारा लाइट आ गई है। अब हम देख लेते हैं जो हमने भूमिका में देख लिया, उत्पत्ति संबंधी मत देख लिए, कालक्रम देख लिया। महत्वपूर्ण स्थल में हमने पहला जो स्थल है आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है उसी के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका यहीं पे मोहनजोदड़ो का जो स्थल है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अब मोहनजोदड़ो की सबसे पहले उत्खनन किसने किया इसको देखेंगे। उत्खनन के साथ कौन कौन से उनके टीम मेंबर्स थे, उनके साथ साथ में जैसे अर्नेस्ट मेके, व्हीलर महोदय, या जो आपके बनर्जी महोदय हैं, इस तरह के जो भी हैं उस टाइम पे हमको देखेंगे। राखल दास बनर्जी है। क्यों इसे जो मोहनजोदड़ो है उसको हम मुर्दों का टीला क्यों कहते हैं, सिंध का एक गुलाब क्यों कहते हैं, या रेगिस्तान के अंदर गुलाब क्यों कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे नाम इसके प्रचलित है। यहाँ पर हम इसको सिंध का नखलिस्तान के रूप में भी जानते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो संरचना हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इसके अंदर जो स्नानागार है उसको देखना है, उसकी साइज को देखना है। स्नानागार के बाद जो इसकी सबसे बड़ी संरचना है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, अन्नागार सबसे बड़ा अगर पाया गया है तो वो मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है। और सबसे अच्छा पहली बात जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्थल, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा पूरी सभ्यता में बात करें सब स्थलों में, तो सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है वो भी आपका है वो मोहनजोदड़ो है। और सबसे बड़ा नियोजित तरीके से बना हुआ और प्रसिद्ध जो क्षेत्रफल है वो इसी का है। हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई किस किस प्रकार से आगे हम देखेंगे। और हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो दूरी है वो 640 किलोमीटर के अंदर है। 640 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। नगर नियोजन के जो तरीके हैं सभी में वही हैं। हम इसको एंड में जब नगर नियोजन पूरा पढ़ेंगे सभ्यता का तो उसके अंदर इसकी विशेषताओं को देखेंगे, अलग अलग के नहीं देख के एक कंसोलिडेटेड एंड में जब इसकी संस्कृति वगैरह पढ़ेंगे, नगर नियोजन पढ़ेंगे, इसके पूरे टॉपिकों का एंड में जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर पूरी जगहों को देख लेंगे। कौन एक साइड से दुर्ग टीला है वो जिसके अंदर दोहरी रक्षा प्राचीर थी, हम देख लेंगे भाई पूरी दोनों तरफ जैसे लोथल में है मिलती है, जहाँ जहाँ मिलती है नहीं मिलती वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं मोहनजोदड़ो और साथ ही साथ इसके जो बाद में आने वाली जो सभ्यता का स्तर है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी का वो स्थल मोहनजोदड़ो जिसके ऊपर भारतवर्ष में आशुतोष गवेरकर की ऋतिक रोशन के साथ फिल्म भी बनी है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस स्थल को ही क्यों चुना, क्योंकि सभ्यताओं के सब प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहीं देखने को मिलती है।
ये देखते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, इसे हम सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। मोहनजोदड़ो, इसे हम सिंध का जो है नखलिस्तान भी कहते हैं, और इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, और एक रेगिस्तान के अंदर गुलाब जैसी सभ्यता है उसको भी कहते हैं, और स्तूपों का शहर, क्योंकि कुषाण कालीन जो स्तूप है कनिष्क के वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको स्तूपों का शहर भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके नाम हैं। देखिए, मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, तो इतिहासकारों की जो पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सभ्यता तो आपने कालक्रम देख ही लिया कि ईसा से 2500 से 2350 से और 1750 से ईसा पूर्व में थी, तो लोग बाग वहाँ रहते थे। तो कई प्रकार के इनको अवशेष मिलते थे वहाँ पे जो आपके जो लरकाना ज़िला है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर कई बार मनुष्यों की हड्डियाँ मिलती थी क्या, या इस प्रकार के आभूषण मिलते थे जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता था कि भाई ये बिल्कुल बहुत पुराने हैं, और मानसिकता इस प्रकार की थी कि भाई यहाँ पर कोई भूत प्रेत संबंधी कोई चीज़ें हैं, लेकिन वस्तुतः तो कोई सभ्यता थी। तो इस प्रकार से इसका नाम जो दिया गया भूतों का टीला या मृतकों का टीला, इसका नाम इस कारण से दे दिया है। और हम देखेंगे कि ये सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है, सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है, और सिंधु नदी जो है उसके दाहिनी तट के ऊपर, सिंधु नदी के दाहिनी तट के ऊपर स्थित है। इसकी खोज आरडीबी यानी कि मोहन जी को राखी बांधी, किसने, मतलब मोहन मोहन को राखी किसने बांधी, राखलदास जी ने। ऐसे इनको थोड़ा याद कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी या आरडीबी के द्वारा 1922 में की गई है। इस सभ्यताओं में 7 क्रमिक स्तर हैं। 7 क्रमिक स्तर का मतलब ये होता है कि ये सभ्यता 7 ही बार तो उजड़ी है और 7 ही बार बसी है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सभ्यता है 7 बार उजड़ चुकी थी और 7 ही बार बसी है, यानी अलग अलग इसके स्तर मिलते हैं। ऊपर से पहला, नीचे से पहला, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 स्तर जो हैं वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। 7 बार उजड़ी है और 7 बार बसी है मोहनजोदड़ो। आइए हम इसके स्थल के ऊपर चर्चा करते हैं कि साहब जो स्थल हैं इसके वो देखते हैं। वही पैटर्न है पढ़ने का, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। पैटर्न जो है वही रहेगा पढ़ने का। हाँ। हुँ। ये लगभग आ गया है, आपको बड़ा करके भी दिखा देंगे। और तो पहले एक बार देख लेते हैं वही पूर्वी टीला, जिस पे समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, 90 डिग्री कोण पे काटती हुई सड़कें हैं। इसी के साथ में बीच के अंदर जो है वो बाज़ार है। सामान्य प्रकार के जो लोग हैं, जो बिल्कुल जो मिडिल क्लास या निम्न मज़दूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग वो हैं, वो इसके अंदर जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो जो पूर्वी नगर है उसके अंदर या पूर्वी जो नगर है उसके अंदर निवास करते हैं। अब इसके अंदर हमें कौन-कौन सी चीज़ें मिली हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सब में एक ही परिस्थिति है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें, तो केवल और केवल जो पश्चिमी टीला है, जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं यहाँ पर, पश्चिमी टीला या जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं, वहाँ पर संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और जो प्रभाव क्षेत्र अपना अच्छा रखते थे, मंत्री है, पुरोहित है, व्यापारी है, धनिक वर्ग है, जो रहते थे, सैनिक जो हैं, सैनिकों की छावनियाँ थी, वो पश्चिमी जो टीला था, जिसे हम दुर्ग टीला के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी टीले को, वहाँ रहते थे। इसके अंदर क्या-क्या है? मुख्यतः इस प्रकार से ही आपको सारी पूरी सभ्यताओं के स्थलों को पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जिसे पूर्वी टीला को नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीला को गढ़ टीला कहते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर भी जो अंदर की दीवारें थी, इस जो दुर्ग टीले में, वो अंदर की दीवारें कच्ची ईंटें की थी और बाहर की दीवारें पक्की ईंटें की थी। यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर इसके अंदर बनाई हुई थी, संभवतः सुरक्षा के देखते हुए। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी टीला है, उसके ऊपर आप अपना ध्यान फ़ोकस करेंगे। अब पूर्वी टीले में क्या-क्या संरचना थी, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर पूर्वी टीले में कुछ घर बने हुए थे, सामान्य घर थे, ये मतलब थोड़े विशेषीकृत घर लिए हुए थे। यहाँ पे थोड़े से घर बड़े थे व्यक्तियों को रहने के लिए, तो कुआँ उसके अंदर मिलता था। हर घर के अंदर कुआँ अगर मिला है तो वो आपका मोहनजोदड़ो स्थल में ही मिला है। हर घर के अंदर कुआँ था, लेकिन आप दूसरे में देखेंगे तो 4-5 घरों के बीच में एक कुआँ मिलता था, जहाँ से पानी की आपूर्ति उनको होती थी। परंतु मोहनजोदड़ो के हर घर के अंदर कुआँ मिलता है, हर घर के अंदर स्नानागार मिलता है, और स्नानागार के अंदर जो फर्श की ईंटें हैं वो बिल्कुल पक्की तरीके की मिलती हैं, ये देखने की बात है। उसके बाद 3 से 4 घर मिलते थे, 2 मंजिला घर मिलते थे वहाँ पर। हम इसको और तसल्ली से भी देखेंगे आगे आगे कक्षाओं में। 3 से 4 कमरे वाले जो कक्ष वाले जो होते थे आपके घर,
वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और साथ ही साथ डबल मंजिला मकान भी यहाँ को देखने को मिले हैं। अब पूर्वी टीले की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले छोटी-छोटी संरचनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। फिर 2 बड़ी जो संरचनाएँ हैं, जिसके अंदर अन्नागार, जिसके अंदर वो केवल और केवल साइज़ पूछता है, या फिर वो ये पूछता है कि अन्नागार पश्चिमी टीले के ऊपर कहाँ पर स्थित है? तो वृहद स्नानागार के जो पश्चिम में ये स्थित है। वृहद स्नानागार के पश्चिम में स्थित है। दूसरी संरचना पूछता है वो वृहद स्नानागार की भाई किस प्रयोजन से बनाया गया था, और एक साइज पूछता है। तो ये 2 बातें यहाँ पर पूछता है। तो पहला यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भाई मोहनजोदड़ो के जो पश्चिमी स्थल है उसके अंदर देखने को मिलता है सभा भवन, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद पुरोहितों के लिए आवास, जो पुरोहित वगैरह वर्ग के लोग थे वो यहाँ पर उनका आवास देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के पश्चिमी स्थल पर। महाविद्यालय देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के पश्चिमी स्थल पर, महाविद्यालय देखने को मिलता है। उसके बाद में ये सब संरचना को हम तसल्ली से देखेंगे। यहाँ पर जो पूर्वी जो क्षेत्र है वही समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, और जो मुख्य सड़क है वो यहाँ पर 10 मीटर की है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मिलती है कि 10 मीटर वाली सड़क केवल और केवल मोहनजोदड़ो में मिली है। 10 मीटर वाली जो सड़क है वो मोहनजोदड़ो में मिली है और समकोण पे काटती है, और इस जो आपकी 10 मीटर वाली सड़क है इसको राजपथ की संज्ञा उस समय पर दी जाती थी। अब यहाँ पर बहुत सारे देखें 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। हम एक बार मैं आपको इसकी तस्वीर में दिखा देता हूँ कि इनमें मिलने वाले स्थल कौन कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कांसे की नर्तकी मिली है, त्रिभंग मुद्रा में ये खड़ी हुई है और बिल्कुल नग्न अवस्था में मिली है, मतलब कोई वस्त्र पहना हुआ नहीं है, और ये अलग ही प्रकार की जो मूर्ति है वो देखने को मिलती है। जब इसको हम आर्ट्स के रूप में पढ़ेंगे, मतलब जो फाइन आर्ट की पुस्तक के रूप में हम जब पढ़ते हैं तो इसकी थोड़ी विशेषताओं को अलग पढ़ते हैं। केवल यहाँ पर इस स्थल में क्या चीज़ मिली है, कहाँ मिली है, यही चीज़ें इतिहास में देखने की होती है। ये एक यूनिकॉर्न है जिसके एक सींग वाला है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से मैं समझता हूँ कि मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे अच्छी और सुंदर अगर संरचना मिली है वो तो स्नानागार की मिली है। देखिए यहाँ पर इसमें उत्तर से और दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। 9 एक सीढ़ियाँ हैं ऊपर से उतरने के लिए, इधर भी 9 सीढ़ियाँ हैं, इधर भी 9 सीढ़ियाँ हैं। अब इस प्रकार की संरचना हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ये एक योगी की मूर्ति है, बड़ी फेमस है, सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी इस आइडेंटिटी के रूप में देखने को मिलती है। ये यहाँ पर इसने एक जो है वो बढ़िया जो शॉल है, सुनहरी शॉल है जिसके ऊपर चित्रांकन का वर्क हो रहा है फूल पत्ती का, वो देखने को मिलता है। बाएं भुजा पे जो है वो मतलब दाएं भुजा पे जो है वो ताबीज पहना हुआ है, और एक बिल्कुल मौन की मुद्रा में है, और सिर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ताबीज लगा हुआ है। तो इस प्रकार ध्यान मुद्रा में हमें योगी प्रस्तर योगी की मूर्ति मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोटोशिवा है, जो प्रोटोशिवा है उनकी एक मूर्ति मिलती है जिसके 3 सींग हैं। इसके ऊपर जो संरचना है उनको भी हम कल्चर के पार्ट में देखेंगे कि भाई इसमें शेर, हाथी, व्याघ्र और गेंडा और 2 हिरण कहाँ-कहाँ मिलते हैं वहाँ पर देखने। अभी तो केवल इतना सा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई किस स्थल से कौन-कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, यही परीक्षा में आपका सवाल है। नगर नियोजन में किस प्रकार की बात है। जब इन आकृतियों को हम दोबारा पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि कला संस्कृति वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे, वो भी हमारा पार्ट है, तो उसको अच्छे से विस्तार से बताएंगे कि भाई यहाँ पे क्या है। अभी तो ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के जो आपके महिलाओं को पहनने के आभूषण है वो मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो एक हेयर पिन होती है तांबे की वो मिलती है, इसी के अंदर है। और ये इसी आपके मोहनजोदड़ो के अंदर जो वृहद स्नानागार है उसके दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र के अंदर जो नालियों वाली आकृति मिलती है उसका ये चित्र हमें देखने को मिलता है। और जो मृद भांड मिलते हैं वो लाल प्रकार के पूरे रंग के होते हैं, उसके ऊपर काले रंग का जो चित्रण है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो प्रत्येक घर के अंदर कुआं मिलता है, प्रत्येक घर के अंदर कुआं मिलता है। यहाँ से हम कपाल खंड देखेंगे, ये हाथी का कपाल खंड देखने को मिलता है। कई प्रकार की मोहरें मिलती हैं, इन मोहरों के अंदर चित्रात्मक रूप से निरूपण किया गया है और कुछ लिखा हुआ है। चित्रात्मक निरूपण इसलिए किया जाता हो सकता है हर व्यक्ति वहाँ पर उस समय पड़ा हुआ नहीं होगा, परंतु व्यापार वाणिज्य जब किया जाता होगा तो वहाँ पर जो मोहरें लगी होंगी मिट्टी के ऊपर, वो इस प्रकार की मोहरें कि देखने से मिलता है भाई ये इस व्यापारी वर्ग का है या इस राजा का है, इस शासन का है। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। इसके बाद
जो हम देखेंगे इस प्रकार की बहुत सी सील्स पाई गई हैं, लेकिन हमें केवल दिखाने के लिए आपको यहाँ पर रखी हुई है। इनका क्या प्रयोजन है, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो प्रोस्तोफेडन पढ़ी नहीं गई है, तो हम केवल यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिल रही हैं, विशेषता तो ये खोजी कब गई, किसके द्वारा खोजी, कौन कौन सी संरचना है, कहाँ कहाँ मिली है, केवल हिस्ट्री में इतना ही पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जब कला और संस्कृति के पक्ष से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक एक चीज को देखेंगे कि भाई ये जो प्रस्तर योगी की मूर्ति है इसका भाव क्या है, इतिहास के क्रम में ये कहना क्या चाहती है, त्रिभंग मुद्रा में जो नर्तकी या डांसिंग गर्ल आपके रूप में आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। जो बर्तन हैं उनके ऊपर कलात्मक रेखीय जामितियाँ मिली हुई हैं, उनका क्या भाव है, तो वो हम अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। आगे आइए, अब हमने यहाँ पर आपको देखा कि ये मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में बता दिया कि भाई ये मोहनजोदड़ो है, इसका व्रत स्नानागार है और अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अगर इमारत पूछी जाए तो आकार प्रकार के आधार पर वो इमारत जो है वो आपकी अन्नागार है, यानी अन्न को रखने वाला घर, अन्नागार। और जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होती थी पूजा पाठ की पद्धति के लिए, या वहाँ पर सामूहिक रूप से, जैसे अपने आप किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए, आपको पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आप देखोगे तो बावड़ियाँ दिखती है। बावड़ियों की संरचना भी कुछ इस प्रकार की होती है। वहाँ पर भी नहा धोकर और शिव जी के मंदिर पर या कोई मंदिर होता तो जाते थे। तो वैसी एक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है कि व्रत स्नानागार मिला है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में भी उतरने के लिए 9 सीढ़ियाँ थी और दक्षिण में भी उतरने के लिए 9 सीढ़ियाँ थी। कपास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एक सूती कपड़े, जो सूती कपड़ा है उसके अंदर कुछ चांदी की कुछ चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पर सूती कपड़े के चांदी जो है वो सूती कपड़े में बंधी हुई मिली है। तो यहाँ पर सूती कपड़े के साक्ष्य हैं जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर कपास से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो के लोग परिचित थे। सड़कों को पक्का करने के लिए एकमात्र यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पक्की मिली हैं। दूसरी जगहों पे तो कच्ची मिली है, थोड़ी सी हल्की पकी हुई मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर पक्की सड़कों की अगर बात की जाती है, पूर्ण रूप से अगर पक्की सड़कों की बात की जाती है, तो वो आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर पूर्वी टीले में मिलती है। चाकू के कुछ उदाहरण मिलते हैं। वर्गाकार सेल खड़ी मोहरें मिलती हैं। सर्वाधिक मोहरें मैंने कल बताया था आपको कि सर्वाधिक जो अभी लेखीय युक्त मोहरें हैं, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि सर्वाधिक जो मोहरें हैं, हाँ, सर्वाधिक मोहरों की संख्या हड़प्पा से मिली है। सर्वाधिक मोहरों की संख्या हड़प्पा से है और सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त, अभिलेख मतलब लिखने वाली मोहरें, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले चित्र, तो वो मोहनजोदड़ो से हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक संरचना है, हर जगह यही संरचना मिलेगी। एंड में आपको तसल्ली से समझा दिया जाएगा कि कौन कौन संरचना, एक तरीके से दोनों ही संरचना जिसके अंदर कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी, एक संरचना जिसमें रक्षा प्राचीर थी, और पूरी दोनों संरचना जिसके ऊपर पूरी की पूरी रक्षा प्राचीर थी, वो हम तसल्ली से देख लेंगे। अब इसके अंदर इतनी ही चीज़ें थी। आइए मैं इसकी जो इबारतें लिखी हुई है उसको पढ़ता हूँ। सबसे पहले इस स्थल का सिंधी भाषा में आप देखेंगे कि जो ये स्थल है, क्या वो स्थल जो है वो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। वो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से ये मुर्दों का टीला और मृतकों का टीला कहलाता था। राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 से लेके 1930, देखिए 1922 से उत्खनन का स्तर 1-2 वर्ष का काम नहीं है। इसमें उत्खनन होता कैसे है, कोई गेती फावड़े इस तरह की चीज़ें नहीं जाती उत्खनन में, जाती है, लेकिन एक ब्रश होता है, थोड़ी सी कूंची होती है, छोटी छोटी बारीक मिनिएचर टूल्स होते हैं, उनके आधार पर सभ्यताओं को उत्खनन कर होता है। आप थोड़ा सा यूट्यूब पे चला के देखिएगा, बहुत ही मतलब चीज़ों को संरक्षित करते हुए चीज़ों को निकालना पड़ता है। उत्खनन के कार्य जो है वो बहुत ही टफ है, इसमें लंबा टाइम लगता है। इसलिए राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 से 1930 तक इसका उत्खनन का कार्य किया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल, आपसे पूछे सवाल आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा था, तो आपको जवाब देना है मोहनजोदड़ो। सबसे प्रसिद्ध था, सबसे बड़ा था, सबसे नियोजित था, सबसे बड़ा, सबसे नियोजित, इस प्रकार की बात देखेंगे। ये बहुत सारे सवाल आएंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम एक वन लाइनर फैक्ट्स बना के देंगे आपको इसके बाद में, जब क्लासेस खत्म होगी, और पढ़ाएंगे भी सही उसको, जिसके अंदर सारे डाउट्सफुल क्वेश्चन जो हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर स्थल कौन सा है,
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम स्थल कौन सा है, कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सी चीजें कहाँ मिली है। जहां पर कैच होते हैं परीक्षा के अंदर, जो कैच का यूज करके आपको पकड़ना होता है, क्वेश्चन में कुछ चीजें छुपी हुई रहती हैं, किस प्रकार से होंगी तो देखेंगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के टाइम पर। उसके बाद है कि हड़प्पा की सबसे प्रसिद्ध स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नियोजित एवं प्रसिद्ध स्तर है, प्रसिद्ध नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ये दो भागों में विभाजित है, जैसे कि पूर्वी भाग नगर टीला, पश्चिमी भाग दुर्ग टीला। कहते हैं दुर्ग टीला चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि ये जो लाइन कह रहा है वो ये कहा है इन्होंने कि भाई दो प्रकार के टीले हैं। पूर्वी टीला जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है, जिसे नगर टीला कहते हैं। पश्चिमी टीला जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, अंदर की तरफ बाहर और बाहर की तरफ अलग है, तो दोनों हैं पश्चिमी टीला, ये कहला रहा है। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ठीक है। इस प्रकार की हम आगे और देखते हैं, है ना। ये दो भागों में विभाजित है, पूर्वी भाग का टीला जिसे नगर टीला, पश्चिमी भाग का टीला जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं। इस स्थल पर दुर्ग टीले में कुषाण काल के निर्मित साक्ष्य मिले हैं, जो कनिष्क शासक हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्तूपों का निर्माण किया है, इसीलिए पश्चिमी टीले को, पश्चिमी जो टीला है यानी कि ये वाला जो टीला है, इसके अंदर कुषाण काल के शासक थे, उन्होंने यहाँ पर स्तूपों की संरचना बनाई थी, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। और इसे रेगिस्तान में स्तूपों वाला शहर भी कहने को, देखने को हमें मिलता है। आइए देखते हैं कि स्तूप टीला भी कहते हैं। और दुर्ग क्षेत्र में वृहत स्तनागार, पुरोहितों का आवास और सभागार आदि चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब वृहत स्नानागार के बारे में बात कर लें, इसकी इबारत पढ़ लेते हैं, एक दो बार और देख लेंगे। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। पहली बात, महत्वपूर्ण है, बड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आसपास के लोग वहां रहते थे, पूजा पाठ की पद्धति का यूज किया करते थे। पूजा पाठ की पद्धति यूज करने के लिए उसमें थोड़ा नहा के आते होंगे, तो मैंने आपको समझा ही दिया, जैसे कि बावड़ियों के बारे में बात बताइए। तो वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है, बड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण है। वृहत स्नानागार को मार्शल ने, अब मार्शल महोदय वृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं, कि उस समय के विश्व में इस प्रकार की संरचना को बनाने का उद्देश्य क्या था। अगर हो सकता है कि 7 अगर बड़े बड़े जो अजूबे हैं उस समय में तो इतने दिखे नहीं थे, लेकिन इस प्रकार की बात को कहना मार्शल महोदय के द्वारा, कोई भारतीय नहीं कह रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी है वो कह रहे हैं, मार्शल महोदय, कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा गया है? वृहत स्नानागार को कहा गया है। अब भारतीय वर्ष के हमारे डीडी कोशंबी महोदय हैं, डीडी कोशाम्बी महोदय हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक पुष्कर और कमलताल के समान है। वृहत स्नानागार जो अजमेर में पुष्कर है, वो उस पुष्कर के समान और कमलताल के समान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डीडी कोशंबी महोदय क्या कहते हैं कि भाई ये पुष्कर और कमलताल के रूप में हमें देखने को मिलता है। डीडी कोशंबी का कथन है वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार के लिए, कि कोशंबी ने कहा है कि पुष्कर और कमलताल की इसकी आपने तुलना की है। विश्व में अगर वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य अगर कहाँ मिले हैं, यही स्नानागार, इस स्नानागार के नीचे बिल्कुल वाटर प्रूफिंग की गई है। उस वाटर प्रूफिंग जहाँ पर खत्म होती है दक्षिण पश्चिमी किनारे पर, वहां से नाली निकाली है जहाँ से गंदा पानी निकल जाता है। तो वाटर प्रूफिंग के जो साक्ष्य हैं, हमें विश्व में पहली बार अगर वाटर प्रूफिंग के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, वो हमें यहाँ से मिलते हैं, आपके मोहनजोदड़ो के स्नानागार से हमें यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो के हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो के स्नानागार से मिलते हैं। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई थी। जलाशय है उसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। वृहत स्नानागार की ईंटें कैसी थी? वो पक्की बनी हुई थी। स्नानागार के पास में कमरे में कुएं पाए गए हैं, यानी कि स्नानागार के जिस क्षेत्र में पानी भरते थे उस आसपास के क्षेत्र में कुएं हैं, यानी कि उस स्नानागार को जब खाली करते थे या दोबारा भरते थे तो इन कुओं को यूज में लेते थे। तो स्नानागार के पास कमरों में कुएं पाए गए हैं, इसी कुएं से स्नानागार में पानी भरा जाता था, ऐसी बात हमें देखने को मिलती है। वृहत स्नानागार के दक्षिण पश्चिम किनारे पर एक नाली बनी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें स्नानागार का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। इस प्रकार की संरचना है। संभवतः वृहत स्नानागार सामान्य जनता के लिए एवं इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर भी किया जाता था। जैसा मैंने बताया कि वृहत स्नानागार का क्या प्रयोग था?
वृहद स्नानागार सामान्य जनता इसमें आती थी, नहाती धोती थी, मंदिर जाती थी। हालांकि मंदिर की संरचना में देखने को मिलती नहीं है। हो सकता है ये पूजा पद्धति किस प्रकार करते थे कि भाई मंदिर नहीं जाते होंगे, वहीं सूर्य को अर्घ्य चढ़ा देते होंगे, जो भी ये करते हों, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि धार्मिक समारोह के आयोजन में इसका प्रयोजन था। स्नानागार, अब आगे देखें। स्नानागार के पश्चिम में व्हीलर महोदय ने कहा है कि अन्नागार की उपमा दी गई है। अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो अन्नागार है, अब जो स्नानागार तो अभी चल ही रहा है, स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन के साक्ष्य मिले हैं जिसमें पुरोहित के आवास है। मतलब ये केवल ये चिन्हित करना चाह रहा है कि भाई जो आपके जो पश्चिमी टीला है या आपके जो स्तूप टीला है या दुर्ग टीला है, उसमें कुछ संरचनाएं पाई गई हैं। उस संरचनाओं का जो इंगित करने का स्थान है वो स्नानागार से लिया है। स्नानागार के पश्चिम में अगर आप देखेंगे यानी कि वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो आपको अन्नागार मिलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जो उत्तर पूर्व में देखेंगे, अगर आप स्नानागार से उत्तर पूर्व में देखेंगे तो वहां पर पुरोहितों के आवास मिलेंगे और महाविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बता दिया है। अब दूसरी बात करते हैं कि अन्नागार। अन्नागार क्या है कि भाई अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जिसे हम विशाल अन्नागार कहते हैं। स्नानागार से बाहर आ जाओ थोड़ा सा, अन्नागार पे आ गए जो स्नानागार के पश्चिम में है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 45.71 मीटर इंटू 15 पॉइंट, परीक्षा में पूछा गया है, 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो आप 15-45 भी रखेंगे याद तो भी चल जाएगा, यानी 45-71 मीटर गुणा 15.23 मीटर चौड़ा ये यहाँ पर देखने को मिलता है। आप एक दो बार बोलेंगे कि भाई 15-45 का रेशो था, मोटा मोटा याद रखे, 15 मीटर तो ये लंबा था और आपके जो फैलाव था इसका 45 मीटर था। इतनी बात याद रखेंगे तो दूसरी भी आपको हो जाएगी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले पर ऊपर कुषाण कालीन, ये लाइन पहले आ चुकी है कि जो कनिष्क थे, कुषाण शासक थे कनिष्क, उसने यहाँ पर पश्चिमी जो टीले पर स्तूप बनाया था, इसीलिए इस पश्चिमी वाले क्षेत्र को स्तूप टीला के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण जो बात यह है कि एक जो डांसिंग गर्ल है, यानी कि जो अभी मैंने त्रिभंग मुद्रा के अंदर एक महिला या नर्तकी की महिला बताई है, जो उस टाइम पे नग्नावस्था में हमें देखने को मिलती है, तो कांस्य की जो नर्तकी है, जो डांसिंग गर्ल है वो कांस्य की है। विशेषता हम तसल्ली से इसमें देखेंगे, फिलहाल ये वहाँ से ये मिली है। उसके बाद जो है हमें जो संरचना मिलती है वो प्रस्तर योगी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो मैंने आपको बताया, शॉल ओढ़े हुए एक पत्थर के योगी की मूर्ति मिलती है, बिल्कुल शांत स्वभाव मुद्रा में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है कांस्य की नर्तकी है, प्रस्तर योगी की मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये संरचनाएं बता दी है आपको, और भी इसमें जो भी चीज़ें रहेगी ना, ये कला संस्कृति वाले पार्ट में टोटल 8 घंटे लगेंगे और 1 घंटे हम इसमें एक जो एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, और उसके साथ ही हम एक जो क्लास है आपकी आर्ट एंड कल्चर की वो लेंगे, उसमें हम सारी बात बताएंगे। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ अन्य अवशेष। अब इस जगह पे केवल आपको यही चीज पढ़नी है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो अब देखेंगे हम कि मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, मैंने बताया कि एक मूर्ति है जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए मिलती है। पशुपति नाथ की मूर्ति मिलती है, प्रोटो शिव की जो है वो मूर्ति देखने को मिलती है। उसके बिल्कुल जमीनी स्तर पर 2 हिरण मिलते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ जो भी संरचनाएं होती हैं, हाथी की, सिंह की और आपके गेंडे की, इस प्रकार की व्याघ्र की संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से हाथी का कपालखंड, मोहनजोदड़ो से हमें हाथी का कपालखंड देखने को मिला है। उसके बाद हमें घोड़े की मृण मूर्तियां देखने को मिली हैं। अब देखिए, सवाल परीक्षार्थी घुमा के पूछ सकता है आपसे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? तो आपको यहीं से तो देखना पड़ेगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके हाथी से परिचित थे? तो यहीं से तो देखने को मिलेगा। या फिर वो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आपके जैसे मान लो क्या वो कपास से परिचित थे कि हाँ भाई सूती वस्त्र पहनते थे? तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, चीज़ें अगर याद होंगी तो खोपड़ी घूम जाएगी सवाल को देख के कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ थी।
तो मुद्रा पर पशुपति जो भगवान शिव है उनकी मूर्ति मिलती है मुद्रा पर। हाथी का कपालखंड हमें देखने को मिलता है, हाथी का जो सिर होता है उसका कपालखंड हमें देखने को मिलता है। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। ऊँट की हड्डियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, ऊँट की हड्डियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, ऊँट की हड्डियाँ हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति जो है वो आपके मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलती है। और चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, यानी चांदी से ही परिचित थे, चांदी के बर्तन में कपड़ों के अवशेष जो हैं वो भी हमें सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलते हैं। चांदी के बर्तन में कपड़ों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखिए कि चांदी उस टाइम भी इम्पोर्टेंट रही थी, इसलिए इसको मतलब लपेट के रखा गया है। उसके बाद कुबड़दार बेल जो हमें यहाँ दिखता है, एक बेल दिखता है जो आज भी हम देखते हैं, कुबड़दार बेल का खिलौना हमें यहाँ के मिलता है। यहाँ पर मलेरिया के KUR केनेडी महोदय ने मोहनजोदड़ो में कुछ हड्डी मतलब जो अवशेष पाए गए थे, कुछ जो अस्थि पंजर पाए गए थे, उनमें मलेरिया की खोज भी देखी उन्होंने। तो यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य प्रथम हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। अब बकरे के पीछे चाकू लिए एक व्यक्ति का चित्रण, एक व्यक्ति है जो बकरे के पीछे भाग रहा है। तो संभवतः यहाँ पर हम देखते हैं बलि प्रथा का भी प्रयोजन देखने को हमें मिलता है कि चाकू लेके ये भाग रहा है, बकरा जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो एक व्यक्ति है मोहनजोदड़ो के अंदर जो बकरे के पीछे चाकू लेके भागते हुए का चित्रण देखने को हमें मिलता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि हमें कब्रिस्तान के यहाँ साक्ष्य नहीं मिलते थे, किस प्रकार से शवों को दफनाते थे इसकी भी जानकारी हमें मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ से 42 मानव कंकाल मिले हैं, 42 मानव कंकाल मिले हैं। लाइन जो है परीक्षा में पूछी गई है, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बिल्कुल सही बात है कि कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 42 जो हैं वो कंकाल हमें देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखें। कुंभकार के आवास मिले हैं और 6 भट्टे मिले हैं। कुंभकार आप समझते हो, मटकी वटकी बनाने वाले जो कुम्हार वगैरह होते हैं, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार का व्यवसाय और वाणिज्य किया जाता होगा। उस भट्टे के अंदर हमने जो बर्तन देखे थे, जो बर्तन थे लाल लाल रंग के हमें बर्तन मिले हैं और उसके ऊपर काले रंग की जो आपके चित्रांकन या ज्यामितीय काम होता था वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुंभकार के आवास और 6 भट्टे यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद गले हुए तांबे के ढेर हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। और एक पटरी मिली है, स्केल विस्केल हो सकता है, तो वो सीपी की बनी हुई जो पटरी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो सीपी को देख के मिलती है। कुएं से प्राप्त कुछ नरकंकाल देखने को मिलते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति 2 बाघों से युद्ध कर रहा है, ये मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई एक मुद्रा मिली है, उस पर एक व्यक्ति है और 2 बाघों से युद्ध कर रहा है। तो संभवतः आप फिल्मों में देखते होंगे, एक बहुत बड़ा अखाड़ा होता था या क्षेत्र होता था, उसके अंदर दोनों तरफ से शेर आता था, जो किसी जो सजा देने का एक पद्धति थी कि एक व्यक्ति को शेरों के सामने डाल दिया जाता था, फिर वो युद्ध लड़ता था। एक तो ये होता है, या कुछ इस प्रकार के मानवों की उत्पत्ति भी होगी जो शेर से भी लड़ने के लिए सक्षम होंगे। अब बायोलॉजिकल उसको प्रूवन तो कैसे करें क्या नहीं करें, लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। या तो कोई निर्भय प्राणी है, उसको सजा दी गई है, उसका अर्थ निकल रहा है, या फिर कोई बाहुबली मजबूत व्यक्ति है, वो वहां पर शेरों से युद्ध लड़ रहा है। तो यहाँ पर है एक मुद्रा पर एक व्यक्ति है जो 2 बाघों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यानी कि इस प्रकार से देखेंगे कि उस वहां पर जो लोग हैं वो थोड़े से सौष्ठव जो है, उन लोगों का या शारीरिक बनावट है वो थोड़ी मजबूत रही होगी, ये देखने को मिलता है। एक सींग के बेल की आकृति हमें दिखती है। अब एक सींग का बेल प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, यूनिकॉर्न वगैरह इस तरह से देखने को मिलते नहीं है, एक सींग वाले बेल तो मिलते ही कहाँ हैं। लेकिन फिर भी ये आकृतियां हमें सीलों में देखने को मिली है। तांबे का हेयर पिन, जो हेयर पिन है बालों में लगाने का, वो तांबे का देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद एक ताम्रपत्र में सोने से निर्मित कुछ वस्तुएं हैं, एक तांबा है, मतलब एक तांबे का पात्र है, उसमें सोने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पूछेगा क्या मोहनजोदड़ो वाले लोग सोने से परिचित थे? हाँ परिचित थे। तांबे से परिचित थे? हाँ परिचित थे।
क्या चांदी से परिचित थे कि हाँ परिचित थे। इस प्रकार के सवालों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। हड्डी से बनी हुई सुई, हड्डी से बनी हुई जो सुई है वो हमें यहाँ मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। हड्डी से बनी हुई सुई और सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण आदि साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। इतिहास में जो सवाल आता है घुमा फिरा के इन्हीं फैक्टों को पूछा जाता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, पूर्व में आए हुए सवाल जो हैं जिसे हम PYQ कहते हैं, और जो संभावित सवाल आने होते हैं जो किसी भी गाइड बुक में मिलते हैं, अच्छे सवाल जो होते हैं उनको देखेंगे तो ये पूरा कंसेप्ट हमको क्लियर होता हुआ मिलेगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर में एक बार थोड़ा सा आपको चित्र वित्र दिखा के, हाँ और क्या आ रहा है, हाँ और ये आ रहा है, ठीक है, कि मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान इसमें 7 स्तर पाए गए हैं। तो मार्शल महोदय ने ही कहा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो 7 बार ही उजड़ी है और 7 बार ही बनी है। मार्शल ने कहा है कि इसलिए इसमें 7 स्तर देखने को मिलते हैं, 7 बार ये बिल्कुल खत्म हुई और 7 बार ही ये नई तरीके से बनी। उसके बाद यहाँ पर सुमेरियन प्रकार की नाव, मतलब जो सुमेरियन सभ्यता है उसमें कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिसमें नाव का चित्रांकन किया गया है। तो सुमेरियन सभ्यता से नाव से चित्रित की हुई जो मुद्रा है वो मिली है, मतलब एक मुद्रा है उसके ऊपर नाव का चित्रांकन किया गया है। तो नाव चित्रित मुद्रा मिलती थी सुमेरियन सभ्यता में। परंतु हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल है वहां पर भी नाव चित्रित मुद्रा मिली है। तो ये यहाँ पर दिखाती है कि संभवतः सुमेरियन सभ्यता से यहाँ पर वस्तु का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार यहाँ पर किया जाता होगा और वहाँ पर सीलें मिलती होंगी। तो इस प्रकार की बात हमें देखने को मिलती है कि मोहनजोदड़ो में नाव चित्रित मुद्रा जो है वो जो सुमेरियन प्रकार की मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो में देखने को हमें मिली है। उसके बाद जो है यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें, वो यूनिकॉर्न प्रतीक वही एक मतलब एक सिंह वाला जो आपका यूनिकॉर्न है वो यहाँ पर मिला है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि नगर नियोजन और भवनें, क्योंकि इसमें क्या है कि राजपथ कहा गया है इसलिए यहाँ पर सड़कों को और भवनों को पढ़ना पड़ेगा। अब भवनें होने तो क्या है कि भाई लकड़ी का प्रयोग जो छतों में किया गया था, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें इस प्रकार की थी। 2-4 कमरे होंगे, फिर ऊपर एक कमरा बना होगा। मुख्य भवन जो मकान होगा वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल के अंदर जो छोटी सड़कें थी उसमें खुलता था। ये सब बातें इसके अंदर होती है। तो मोहनजोदड़ो में भवन में पक्की ईंटों का निर्माण किया गया है। आप देखें कि मोहनजोदड़ो के अंदर अब कहाँ पर, अब ये भी हम एक टेबल बना देंगे एंड में जिसमें लिख देंगे पक्की ईंटें, क्योंकि ईंटों का नाटकबाजी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो पक्की ईंटें कहाँ कहाँ थी कि भाई मोहनजोदड़ो में थी, लोथल में थी, इनमें थी। तो उसकी भी आप टेंशन मत लो कि मोहनजोदड़ो में भवन जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित थे पहली बात, मतलब और पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर मिलती है, देखने को भी मिलती है भाई रसोई घर थी। मोहनजोदड़ो में कुआं था, आंगन था, स्नानागार था, ढकी हुई नालियां थी, क्योंकि यहाँ के मकानों में पक्की ईंटों से निर्मित सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर हम देखें तो पहली मंजिल पर भी मकान हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर पक्की हुई निर्मित सीढ़ियाँ मिली हैं। रसोई घर मिले हैं, कुएं मिले हैं, आंगन मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, ढकी नालियाँ मिली हैं। यहाँ पर नगर नियोजन इस प्रकार का था। मकानों की छत लकड़ी की बनी हुई थी, मैंने आपको जैसे ही बता दिया। फर्श कच्ची तथा पक्की ईंटों की बिछाकर, मतलब कच्ची पक्की, मतलब दोनों प्रकार की ईंटें यहाँ पर लगाई गई थी मोहनजोदड़ो में फर्श के ऊपर। मकानों में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर ना होकर गलियों में होता था। जैसे आप आज कॉलोनियाँ देखते हैं, मेन सड़क कहाँ निकल रही है और अंदर की तरफ छोटी लिंक जो सड़क होती है उनके अंदर भी कुछ छोटी मोटी लिंक वाली सड़कें होती हैं, वहाँ पर मकानों के मुंह खुलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी जो समकोण प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो की प्रधान सड़क 9.5 लगभग 33 फुट, यानी कि हम 10 फीट ही कहते हैं इसको, परीक्षाओं में सवाल 9.15 को सही माना जाता है जिसे हम राजपथ कहते हैं, लेकिन अमूमन भाषा में हम जो है वो इसको 10 फीट के रूप में ही देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी मोहनजोदड़ो की जो इमारतें हैं वो मतलब जो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हैं। तो ये वो यूनिकॉर्न मिला है, डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल आपको बता दी है। उसके बाद ये जो स्नानागार है ये देखने को मिला हुआ है, नोट्स में आपको दिख जाएगा। ये इस प्रकार के जो कुंभकारी के जो उदाहरण मिलते हैं, कुम्हार के द्वारा बनाए गए जो हैं आपके मिलते हैं। उसके बाद ये प्रोटोशिवा की मूर्ति है। उसके बाद ये मनके वनके हैं, हार है, हेयर पिन है, और दांत जो हड्डी का दांत मिला है, वो हड्डी का वो सुई मिली है, मतलब जो हड्डी की सुई मिली है वो भी इसमें देखने को मिलती है। ये नालियाँ हैं।
ये प्रस्तर योगी की मूर्ति है। ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। उसके बाद सर्वाधिक अभिलेखीय जो मोहरें हैं, ये अभिलेख लिखी हुई, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ये दिख रहा है। तो अभिलेख संबंधित जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद हर घर के अंदर जो कुआं है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी का कपालखंड जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार की मोहरों का काफ़ी हमें एक कुबड़ वाला जो आप बता रहे थे ना बेल, वो एक कुबड़ वाला बेल जो है वो यहाँ पर मिला है। इस प्रकार से ये अभिलेखीय मोहरें, इस प्रकार की बात हमें देखते हैं। तो हमने अभी वर्तमान समय में हड़प्पा जो सभ्यता है उसका जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो हमने देखा है। इसके बाद के स्थल को मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि हमें कौन सा पढ़ाना है। शायद वो कोई छोटा सा स्थल ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो में रेगिस्तान के बगीचा, हाँ मोहनजोदड़ो को क्या है, रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, अन्य चीज़ मिल रही है हमें देखने में कि मोहनजोदड़ो को रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। और जो अर्नेस्ट मेके महोदय हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, व्हीलर ने दिया है और डेल्स ने। तो मेके महोदय, अर्नेस्ट मेके, डेल्स और व्हीलर महोदय ने भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया है। और इसके बाद में हम देखें कि जॉन मार्शल ने, हाँ ये सब बातें तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो नर्तकी है, कांसे की मूर्ति जो मिली है, इसकी खोज जो है वो अर्नेस्ट मेके के द्वारा की गई थी। जो नर्तकी देख रहे हैं ना आप, ये नर्तकी, ये डांसिंग गर्ल, इसकी खोजकर्ता जो है वो अर्नेस्ट मेके महोदय हैं। अर्नेस्ट मेके महोदय द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद तो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद एक छोटी जो देखनी है हमें, हम उसको चन्हूदड़ों को देख लेते हैं। उसमें कोई इतना विशेष है नहीं, चन्हूदड़ों को देख लेते हैं। वही खुला हुआ है चन्हूदड़ों। तो चन्हूदड़ों में सबसे पहले कि सिंधु घाटी नदी के ऊपर ही थी। ये भी सिंधु घाटी नदी पे थी और मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी नदी पर देखने को मिलती है। अब देखें कि भाई सिंधु घाटी नदी है तो सबसे पहले इसका जो सबसे फेमस नाम है, इसे जूकर और झांगर, जूकर झाकर, जूकर झाकर, जूकर जाकर, जूकर झांगर, जूकर झांकर या जूकर झांगर संस्कृति कहते हैं। सिंपल सी बात मैं बता दूं कि ये जो सभ्यता थी आपकी, पूरी जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में बात किया जाए तो ये सभ्यता नगरीकरण लिए हुई थी, नगर के तरीके के रूप में बसी हुई थी। लेकिन समय पर धीरे धीरे इसके अंदर लोगों का विचार, व्यवसाय, रहने की पद्धतियाँ, आवास, विश्वास जो भी है बदलते गए और ये धीरे धीरे जो है नगरीकरण का अभाव इसके अंदर देखने को मिला। तो नगरीकरण का अभाव हमें जहाँ देखने को मिलता है सर्वप्रथम वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में हमें देखने को मिलता है कि नगरीकरण समाप्त होते हुए दिख रहा है। इसीलिए उत्तर हड़प्पा के स्थल के रूप में चन्हूदड़ो की खोज हुई है। और यहाँ पर जूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। मतलब शहरीकरण की जो है वो प्रकृति समाप्त होती है और जो ग्रामीण परिवेश का स्तर है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अर्नेस्ट मेके ने उत्खनन का कार्य किया और खोज जो है 1931 में चन्हूदड़ो की खोज जो है 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की जाती है। हम देखते हैं कि एन.जी. मजूमदार महोदय चन्हूदड़ो को खोजते हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1935 में उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मेके, वही अर्नेस्ट मेके जिन्होंने मोहनजोदड़ो में भी अपना योगदान दिया, डांसिंग गर्ल को खोजने में भी अपना योगदान दिया। बहुत सारी बातें देखेंगे इसके अंदर। चन्हूदड़ो से हड़प्पा संस्कृति, जिसे जूकर और झांगर संस्कृति का नाम कहते हैं, नगरीकरण का अभाव यहाँ पाया जाता है, क्या अवशेष मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है ये तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अब सब तरफ से जो ईंटें मिलती थी वो आपको आयताकार ईंटें मिलती थी, समझ में आई बात। यहाँ से चन्हूदड़ो में ईंटों का भी आकार लिखा देंगे, उसकी मतलब टेंशन, आप ईंटों का आकार ही बता देंगे क्या क्या था। तो इसमें भी वही संरचना है कि जो चन्हूदड़ो है उसमें क्या मिला है, पूर्वी नगर टीला मिला है और पश्चिमी नगर टीला मिला है। पूर्वी नगर टीला और पश्चिमी नगर टीला दोनों ही दोहरी प्राचीर से मतलब घिरे हुए नहीं थे। हमने हड़प्पा सभ्यता भी देखी, हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा देखा। फिर उसके बाद में हमने आपके वो देखा, क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। उसके अंदर जो पश्चिमी टीला था वो वहां पर देखने को हमें मिलता है कि दोहरी प्राचीर से नहीं था, मतलब था लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो वक्राकार ईंटों की बात करें यहाँ पर, तो चन्हूदड़ो में जो ईंटें मिली हैं वो यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली है। उसके बाद में एक कुछ ईंटें मिली हैं जिसके ऊपर जो कुत्ते के पद चिन्ह के निशान मिले हैं, बिल्ली के नहीं मिले,
कुत्ते बिल्ली के मिले हैं, जिसमें पद चिन्ह के निशान मिले हैं, जिसमें वो कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता हुआ देखने को मिलता है। ये बात कहाँ मिलती है हमें अवशेषों से? ये चन्हू से मिलती है। लिपस्टिक के साक्ष्य चन्हू से मिलते हैं। कंघे के साक्ष्य चन्हू से मिलते हैं। तो लिपस्टिक, कंघा, इत्र के साक्ष्य चन्हू से मिलते हैं। लिपस्टिक, कंघा, इत्र के साक्ष्य चन्हू से मिलते हैं। यानी कि कुल मिला के सौंदर्य प्रसाधन का सामान हमें कई जगहों से मिलता है, लेकिन लिपस्टिक, लाली लगाने वाली, कंघा और इत्र के सामान चंदूड़ों से मिलते हैं। एक दवात मिलती है, शाही की दवात मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? चंदूड़ों से मिलती है। शाही की दवात हमें कहाँ से मिलती है? चन्हूदड़ों से मिलती है। भाई शाही की जो दवात होती है, यानी कि लिखने का काम होगा यहाँ पर। क्यों? मैं बताता हूँ। एक एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र है ये। क्या? तो जो आपको शाही की दवात मिल रही है, तो लिखावट संबंधित काम होते थे यहाँ पर। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे, ये एक औद्योगिक केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का चंदूड़ो। तो पश्चिमी नगर में मनके बनाने का कारखाना था, जैसे कि अभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हमें देखने को मिलती है, आइए इसके अंदर देख लेते हैं। कोई इसमें इतना विशेष नहीं है कि भाई क्या है। तो देखो, चंदूड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, लिखाई पढ़ाई का काम होता था। यहाँ पर जो कुंभकार थे, वो यहाँ पर शिल्प का काम किया करते थे। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से व्यापारी आते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर औद्योगिक केंद्र जो है चन्हूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। चन्हूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। लिखाई पढ़ाई के काम हुआ करते थे। शाही की दवा यहाँ मिलती थी। कॉस्मेटिक के सामान, प्रसाधन सामग्री देखने को मिलती थी। दो जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था, वो दोनों जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। विशेषता ये है कि यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली है। चन्हूदड़ो की विशेषता है कि वक्राकार ईंटें मिली हैं। कुत्ते और बिल्ली के पदमार्क के निशान मिले हैं। और हम देखते हैं इसके अंदर और हमें क्या क्या मिलता है। ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। तो चन्हूदड़ो है आपके, अभी देखेंगे कितना कितना दूर है, कहाँ कहाँ है। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हूदड़ो स्थल है, चन्हूदड़ो स्थल है, वो सिंध प्रांत में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक उसमें बताया था, सिंधु नदी पर स्थित है। चन्हूदड़ो कौन सी नदी पर स्थित है? कि सिंधु नदी पर स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध नदी के किधर है? कि बाएं तरफ है। और मोहनजोदड़ो से 125 किलोमीटर दूर है। मतलब मोहनजोदड़ो से 125 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैप हमने मंगाया है। हम कोशिश करेंगे कि भाई एक सर्टिफाइड अच्छा सा मैप आए, क्योंकि हम कॉपीराइट के इशू को चाहते नहीं है। तो वो मैप में मैं आपको बहुत जल्दी, ये क्लास अभी 3 क्लासें हो गई हैं, 4 क्लासें 5 क्लासें और बची हुई, उस टाइम हम मैप में बता देंगे। तो ये पाकिस्तान का स्थल जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है चन्हूदड़ो। और मोहनजोदड़ो से दक्षिण और पूर्व में स्थित है 125 किलोमीटर। खोजकर्ता 1931 में चन्हूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार के द्वारा। चन्हूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार, अब ये फैक्ट है, रटने पड़ेंगे, समझने का कुछ कम है मामला। पढ़ो इनको, समझो, और उसके बाद रटो कि एनजी मजूमदार ने चन्हूदड़ो की खोज की। एनजी मजूमदार ने चन्हूदड़ो की खोज की। 1935 में अर्नेस्ट मेके के निर्देशन में चन्हूदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया गया। तो इसका उत्खनन किसने किया? अर्नेस्ट मेके ने किया। हड़प्पा संस्कृति के तीनों स्तर, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कि हड़प्पा संस्कृति के तीनों स्तर, प्राक स्तर, विकसित स्तर और हड़प उत्तर स्तर, मैंने बताया था आपको 3600 से लेके 2800 प्राक हड़प्पा स्तर, 2800 से लेके 1900 मध्य या विकसित हड़प्पा स्तर, और 1900 से लेके 1300 तक विकसित परवर्ती हड़प्पा स्तर। तो तीनों स्तर है, प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा स्तर, हमें यहाँ पर चन्हूदड़ो में देखने को मिलते हैं। यहीं से जूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। क्या कारण था वो मैंने बता दिया आपको। उत्तर हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी, और मतलब शहरीकरण था। लेकिन वहाँ पर जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अवशेष पाए जाते हैं कालांतर में, वो ग्रामीण संस्कृति के शुरू मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के शुरू मिलते हैं। तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी, जूकर जागर संस्कृति के अवशेष माने गए हैं। जूकर संस्कृति और उसके बाद झांगर संस्कृति, पहले जूकर संस्कृति आई है, फिर झांगर संस्कृति का विकास हुआ है। मुख्य सड़क जो मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की मिलती है, वो चन्हूदड़ो में 7.5 मीटर चौड़ी सड़क मिलती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ भी मकान सड़कों के दोनों ओर बनाए गए हैं। वही कहानी है, समकोण पे सड़कें काटती हैं, कोई मकान जो है मुख्य सड़क की ओर मुख्य द्वार नहीं होता है। ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं आगे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियाँ मिलती थी। तो नालियाँ भी पक्की हुई मिली है, मतलब जो मकान है वो भी पक्की ईंटों के
मकान जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं मोहनजोदड़ो के, और जो गलियों में नालियां पाई गई हैं वो मोहनजोदड़ो की जो नालियां हैं वो भी पक्की पाई गई हैं। मकानों के कमरे मिले हैं, आंगन मिले हैं, स्नानागार मिला है, शौचालय मिले हैं। स्नानागार तथा शौचालय फर्श के जो है वो पकी हुई ईंटों के बने हुए मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया ना ये औद्योगिक जो केंद्र है वो था। तो उद्योग क्या करते थे, मुख्य उद्योग ये शिल्प का उद्योग करते थे। तो चन्हुदड़ो में पूरी तरह से शिल्प का उत्पादन होता था। यहाँ पर मणिकारी का काम होता था, मुहूर बनाई जाती थी, मोहरें बनती थी, भार माप बनते थे और बटखरे बनते थे, और शंख की कटाई की जाती थी, धातु कर्म का काम किया जाता था। तो मैंने बताया ना आपको ये औद्योगिक केंद्र था, धातु कर्म का काम होता था। शंख की कटाई का काम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर भार माप के जो अपने वेट तुला पे जो वेट डलते हैं वो यहाँ पे बनते थे। और मीनाकारी का काम था, मीनाकारी का काम था, मूरें बनती थी। उसके बाद यहाँ से मकान बनाने के कारखाने तथा भट्टी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो मनका बनाने के कारखाने, मनका बनाने के मन के वगैरह जो बनते हैं ना, आप मन के जानते ही हैं, गले वाले में पहनते हैं। तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, चन्हुदड़ो में मिला है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, चन्हुदड़ो में मिला है। और भट्टी मिली है, उसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कुंभकार काम करते थे। यहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, चन्हुदड़ो से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र यहीं से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली मिली है, मतलब एक नाली मिली है, पाइप नुमा है, और मिट्टी की पकी हुई जो नाली है, पकी हुई नालियों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हमें यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है चन्हुदड़ो, उससे देखने को मिलते हैं। अब आगे देखें थोड़ा सा कि यहाँ से अन्य क्या क्या प्राप्त मिला है। तो अन्य क्या क्या प्राप्त मिला है कि यहाँ से ईंट प्राप्त हुई है जिन पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता बताया गया है, मतलब जो है एक बिल्ली है उसका पीछा कुत्ता कर रहा है। चन्हुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जैसा मैंने फोटो में बताया आपको, पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो उनकी किलेबंदी नहीं की गई है, दोहरी रक्षा प्राचीर नहीं लगाई गई है। ये बात है। महिला प्रसाधन सामग्री लिपस्टिक, काजल, पाउडर, स्याही, लिपस्टिक, काजल, पाउडर और स्याही यहाँ मिलती है। यहाँ से एक प्राप्त एक मुद्रा, इस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्रण है, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, चन्हुदड़ो से जो लोग हैं, वो यहाँ पर सिंधु नदी में घड़ियालों को भी देखते होंगे और मछलियों को देखने का भी चित्रण हमें यहाँ पर मिलता है। मैं समझता हूँ कि तसल्ली से इनको हम अभी, जब मेरी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से क्लास की शुरुआत में 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा। आप देखेंगे कि आप अच्छी तरह से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, परीक्षाओं के सवाल हो पा रहे हैं। सवाल की ठेकेदारी भी हमारी है। परीक्षाओं में अब तक जो सवाल आए हैं और सवाल आने हैं वो भी अच्छे से आपको मिलेंगे, इस बात की भी मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ। एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में जिस भी प्रकार की चीज़ें चलती हैं कि हमें पढ़ाया अच्छे तरीके से जाए, हमें चीज़ों को बताया अच्छी तरीके से जाए, हमें चीज़ों को समझाया अच्छी तरीके से जाए, उसके बाद में उसको चीज़ों का शॉर्ट तरीके का जो काम है वो भी अच्छे से किया जाए। और जो शिक्षक का काम है कि वर्तमान समय में जो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो मिले। हाँ, एनसीईआरटी के चैप्टर को भी मैं लूँगा, आधे घंटे में वो चैप्टर पूरा हो जाएगा ताकि आपके दिमाग में बात नहीं रहे। पूरा संस्थान जो है वो एक विद्यार्थी हित में लगा हुआ है, नाम मात्र का शुल्क है विद्यार्थियों। हम जब जयपुर दिल्ली पढ़ा करते थे, हम आपको बता रहे हैं कि खर्चा आप पूछिए मत, कितना खर्च होता था। अगर हमारे टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी होती ना, तो ये मान के चलिए कि हम, मतलब आपको कुछ कह नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते कि हम क्या होते क्या नहीं होते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टडीज़ के आने से आप बहुत अच्छा जो आप मुकाम है अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक विकास या सामाजिक विकास करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा, चीज़ें आपको मिलेगी। कंसेप्ट बहुत अच्छा लिए हुए है। जो डिक्टेट कराने वाला पार्ट होता है, लिखाने वाला पार्ट होता है, वो क्लासों में ही सक्षम हो सकता है। मैं मेरे सामने ये जो मेरा कमरा है इसमें कम से कम ये 15 से 20 विद्यार्थी बिठा सकता हूँ और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। ऑनलाइन का मतलब है कि बच्चे को जो पढ़ने का तरीका है उसका एक्सप्लोरेशन हो, एक्सप्लोर हो वो थोड़ा सा चीज़ों का। शिक्षक का काम यहाँ पर ये है कि वो चीज़ों को पहचाने, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं ना, आरएस मेंस का एग्जाम है उसमें केवल लिखना होता है, इसके अलावा पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी लिखने का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी में भी 2 या 3 एग्जाम होते हैं जिसमें लिखने का काम होता है, ठीक है, बाकी सब एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ एग्जाम, उसकी परिधि बहुत बड़ी होती है, कहीं से भी कुछ भी सवाल उठा के पूछ सकते हैं। जहां पर लिखना होता है ना, वहां एक सवाल आएगा, आपकी अभिव्यक्ति कौशल को लिखना है आपको, उसमें से देखते हैं नंबर। तो चेक करने वाले के ऊपर भी ये दबाव होता है कि यार कितने कितने से, मतलब आप कंटेंट अच्छे मिलते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में
जो इसका विस्तार क्षेत्र दायरा होता है वो 1, 2, 3 किताबों में नहीं 5-6 किताबों में जाके पहुँचता है। उन सब चीज़ों को आपको समराइज़ करके विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना होता है, एक शिक्षक का काम है। हम भी ये मान रहे हैं कि आरपीएससी है और आपके अधीनस्थ चयन बोर्ड जो है, वो परीक्षाओं के सवाल जो हैं वो स्तर जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। कंसेप्ट आपको पता हो, कंटेंट आपको पता हो, कहानियाँ आपको पता हो और आपको फैक्ट्स आपको अच्छे से दिमाग में बैठे हुए हों और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो, तब जाके आप परीक्षा में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बेरोज़गारी आज भी उतनी ही है जितनी आज से 10 साल पहले थी, उससे 10 साल 20 साल पहले भी थी। आप बेरोज़गारी के स्तर को आज के स्तर से चैलेंज नहीं कर सकते। उस टाइम पे आज से 10 साल पहले जब 15 साल पहले जब हम सर्विस में आए, उस टाइम पे भी हमें जो किताबें हमारे पास उपलब्ध थी वही पढ़ के नौकरी लगे। हमसे 20 साल पहले जो आए वो भी वही किताबें पढ़ के लगे, परंतु आज के समय में वो किताबें जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, मैं बाज़ार की कुछ पुस्तकों का नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ के रट रखे हैं। अब नया क्या? ऑथेंटिक पुस्तकें के नाम पे सभी ऑथेंटिक है। मैं तो बाज़ार में जो गाइड बुक आती है उनका भी कभी गलत नहीं कहा, सभी अच्छा लिखते हैं। मान लीजिए आज मैं कोई पुस्तक लिखूँगा, वो भी अच्छी लिखूँगा। भाई सरस्वती का मंच है ना, गलत क्यों देगा आदमी? आज मैं इस बोर्ड पे आपके सामने खड़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो सरस्वती ने मेरे को आशीर्वाद दिया है इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। मेरे पे अगर आशीर्वाद नहीं होता सरस्वती माता का तो मैं यहाँ ये सरस्वती का मंच है, यहाँ अच्छे-अच्छे खड़े नहीं हो सकते। तो कोई भी व्यक्ति बाज़ार में आने वाले आर्टिकल सब सही हैं, मैं गलत नहीं मानता सब, क्योंकि हम जो है वो बाज़ारवादी दुनिया में रहते हैं। मार्केट में जो भी लिखेगा, अच्छा लिखेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं चलेगा। और जो मूलभूत टेक्स्ट पुस्तकें हैं, वो वर्तमान में किसी भी स्कॉलर के द्वारा उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, एक आचार्य, प्राचार्य की वो भूमिका में पहुँचे जब उन्होंने पुस्तक लिखी, उनका भी उतना ही रिलेवेंस है। पर बीच में मैं बताऊँ आपको, चाहे ट्यूशन्स की बात हो, चाहे कोचिंग्स की बात हो या एकेडमिक्स की बात हो, इन तीनों में आप तुलना क्या कर सकते हैं? ट्यूशन है, स्कूल के बच्चे को भेजना है, एनसीईआरटी पढ़ेगा, ठीक है? कोचिंग है, कोचिंग जाएगा, ठीक है? तो कोचिंग में नोट्स पढ़ेगा। तीसरी आती है अकेडमी, अकेडमी इनसे ऊपर है, जैसे कि दिग्गज अकेडमी, दूसरे भी नाम मैं लेना नहीं चाहता। यहाँ पर आपको मूलभूत किस पुस्तकों का अध्ययन भी कराया जाएगा, नोट्स है उनके ऊपर भी ग्रिप बनवाई जाएगी, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा, तुलना करके एक इस प्रकार का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा जो वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम नहीं करें तो ठीक है, हम आपसे इतना सा निवेदन कर रहे हैं। देखिए मार्केट में कोई भी, मैं तो आपको बताऊँ प्राइवेट फील्ड में भी काम करके आया हूँ, आज सरकारी क्षेत्र में हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो अच्छा होगा वो चलेगा। मार्केट का यही नियम है। घटिया चीज़ मार्केट में नहीं चलती। अगर हम अच्छे होंगे तो हम चलेंगे और आप हमें स्वीकार करेंगे और बिल्कुल नाम मात्र की एक शुल्क में हम आपको इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम हम 8-9 व्यक्ति हैं और अमूमन जो है हम जो अच्छा आपके लिए प्रयास करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।